Hello students, welcome to you all. So students, this is the second part of the chapter Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. So let's start. So students, in the previous video you studied about different types of textile which were famous in other part of the country. So students, today we will कंटिन्यू दिस चैप्टर विद द टॉपिक हु वर द वीवर्स। तो बुनकर कौन थे जो क्या करते थे? वीवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटीज़ दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग। तो ये देखिए, एक समुदाय से ये बिलोंग करते थे जो वीविंग में क्या थे? स्पेशलाइज्ड थे। देयर स्किल वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और देखिए, इनकी जो स्किल थी, ये जो बुनाई किया करते थे, वो जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ करती थी। यानी कि इनके जो आने वाली पीढ़ी है वो भी यही काम किया करती थी। द तांती वीवर्स ऑफ बंगाल बात करें, जैसे आपके तांती वीवर्स थे बंगाल के, द जुलाहाज और मोमिन वीवर्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कौन से वीवर्स थे आपके? जुलाहाज और मोमिन वीवर्स। साले और कोई कैकोलार एंड देवांग ऑफ साउथ इंडिया। तो ये यहाँ पे फेमस थे। आर सम ऑफ द कम्युनिटीज़ फेमस फॉर वीविंग। तो ये कुछ फेमस कम्युनिटीज़ थी जो बुनाई में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड थी और इनका वर्क जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहता था। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वॉज स्पिनिंग। सबसे पहले क्या किया जाता था? अगर बात करें प्रोडक्शन की टेक्सटाइल के, तो सबसे पहले होती थी स्पिनिंग, अ वर्क डन मोस्टली बाय वुमेन। और स्पिनिंग कौन किया करता था? अधिकतर ये काम महिलाएं किया करती थी। द चरखा एंड द तकली वर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो चरखा था, आपने गांधी जी का चरखा भी देखा होगा, एंड तकली वर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसी में थ्रेड बनाया जाता था। द थ्रेड वॉज स्पन ऑन द चरखा। जो थ्रेड था, जो धागा होता था, जो बनाया जाता था कपड़े के लिए, वो चरखे पे बनाया जाता था। एंड रोल इन ऑन द तकली, और उसे रोल किया जाता था तकली में। When the spinning was over, the thread was woven into cloth by the weavers। और जब देखिए धागा पूरा बन जाता था चरखा और तकली से, तो उसके बाद जो वीवर्स होते थे वो क्या करते थे? उसकी बुनाई किया करते थे और उस थ्रेड से बनाते थे वो कपड़ा। इन मोस्ट कम्युनिटीज़ वीविंग वॉज अ टास्क डन बाई मैन। अगर बात करें कम्युनिटीज़ में, देखिए जो उसमें स्पिनिंग होती थी वो वुमेन किया करती थी, और जो ये वुमन होता था, जो बुनाई किया करते थे, वो करते थे आपके मैन, यानी कि पुरुष किया करते थे। फॉर कलर टेक्सटाइल, और देखिए कई बार आपने देखा होगा कलर टेक्सटाइल, तो उस पर कलर किया जाता था। द थ्रेड वॉज डाइड बाय द डायर्स। तो ये जो कलर किया जाता था तो वो किया जाता था डायर के द्वारा, नोन एज रंगरेज। और इन्हें कहा जाता था रंगरेज। यानी कि सीधी अगर बात करें तो जो इन थ्रेड्स को कलर किया करते थे उन्हें कहा जाता था रंगरेज, यानी कि रंग करने वाले जो थे डायर्स। फॉर प्रिंटेड क्लोथ ऑफ द वीवर्स नीडेड टू हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नोन एज छिपिगर्स। तो देखिए, इसके अलावा ब्लॉक प्रिंटर्स भी होते थे प्रिंटिंग के लिए उस पर, क्योंकि उसमें मशीनें तो थी नहीं यहाँ पर, तो उन्हें बोला जाता था छिपिगर्स। हैंडलूम वीविंग and the occupations associated with the provided livelihood of millions of Indians। और इस तरह के काम से देखिए कई लोगों को, यहाँ पर लाखों लोगों को क्या मिलता था? रोजगार मिलता था, और यही उनका ऑक्यूपेशन था। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। अब देखिए कैसे इसका पतन हुआ इंडियन टेक्सटाइल का, क्योंकि पहले ये बहुत ज़्यादा फेमस था जब ये यहाँ पे वर्क किया जाता था, बट स्लोली इसका डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया। क्या हुआ देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंडिया इन सेवरल वेज। तो जब ब्रिटेन में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनी, कॉटन इंडस्ट्रीज़, जहाँ पर मशीनों के द्वारा ये सारे कपड़ा बनाया जाता था। जितना भी वर्क होता था, वीविंग, प्रिंटिंग और स्पिनिंग, ये सारा मशीनों से होता था। तो इससे क्या हुआ, कई तरह से प्रभावित हुई इंडियन टेक्सटाइल जो क्राफ्ट था। फर्स्ट, इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू कम्पीट विद द ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स।
तो जो उस समय यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स थे, पहले इंडियन टेक्सटाइल का बहुत बड़ी मांग थी वहाँ पर, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज़ का था वो बहुत ज़्यादा चीप और सस्ता होता था, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी मार्केट बना ली थी। तो इससे जो इंडियन टेक्सटाइल है वो कम्पीट नहीं कर पाया। सेकेंड, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड ऑल्सो बिकेम इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट। तो जो एक्सपोर्ट किया जाता था इंडियन टेक्सटाइल टू द इंग्लैंड, तो वो भी क्या हुआ, अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि वेरी हाई ड्यूटीज़ वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन। तो जो इम्पोर्ट होता था ब्रिटेन में इंडियन टेक्सटाइल, तो उस पर हाई ड्यूटीज़ लगा दी गई थी, क्योंकि आपको पता होगा ये लगाई जाती थी उस समय सामान पे, तो ये टैक्स भी बोल सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा था, इस कारण भी ये डिक्लाइन हुआ। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली आउटस्टेड इंडियन गुड्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट इन अफ्रीका। तो देखिए क्या हुआ, जब 19th सेंचुरी शुरू हुई, जो इंग्लिश जो फैक्ट्रीज़ होती थी वहाँ पर बना हुआ जो कॉटन टेक्सटाइल था, उसने सफलतापूर्वक अफ्रीका में अपनी मार्केट बना ली। तो इससे क्या हुआ, जो इंडियन मार्केट थी वो काफ़ी कम हो गई। अमेरिका एंड यूरोप, और साथ ही अमेरिका और यूरोप में भी थाउजेंड्स ऑफ वीवर इन इंडियन वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इससे क्या हुआ, हजारों जो इंडियन वीवर्स थे उन्हें एम्प्लॉयमेंट से हटा दिया गया, क्योंकि अब सारा काम किससे हो रहा था, मशीनों से। बंगाल वीवर्स वेर द वर्स्ट हिट, और सबसे ज़्यादा नुकसान किससे हुआ, बंगाल वीवर्स को, जिनका ये ऑक्यूपेशन था। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनीज स्टॉप्ड बाइंग इंडियन गुड्स, और जो इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने यहाँ से इंडियन गुड्स खरीदना बंद कर दिया। एंड देयर एजेंट्स नो लॉन्गर गेव आउट एडवांसेस टू वीवर्स टू सिक्योर सप्लाईज, और साथ ही एडवांस भी बंद कर दिया गया, क्योंकि पहले से वीवर्स को एडवांस दिया जाता था सिक्योर सप्लाई के लिए। डिस्ट्रेस्ड वीवर्स रोट पिटिशंस टू द गवर्नमेंट टू हेल्प देम, और जो डिस्प्रेस्ड हो गए थे यहाँ पर वीवर्स, तो उन्होंने फिर पिटिशन लिखी, जनहित याचिका लिखी गवर्नमेंट को कि वो उनकी हेल्प करे। बट वॉर्स वॉज स्टिल टू कम, लेकिन इससे भी बुरा समय आने वाला था अभी। बाय द 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लोथ फ्लडेड इंडियन मार्केट। देखिए अभी तक तो आपने पढ़ा था कि अफ्रीका में, अमेरिका में, बाहर के देशों में ही जो ब्रिटिश इंडस्ट्री मेड कॉटन क्लोथ थे वो बिक रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, इंडियन मार्केट में भी ये इनकी बाढ़ सी आ गई, यानी यहाँ पे भी मार्केट भर गए इंडस्ट्री मेड गुड्स से, क्लोथ से। इनफैक्ट बाय द 1880s 2/3 ऑफ ऑल द कॉटन क्लोथ वर्न बाय इंडियंस वेर मेड ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस इन इंडिया। बात करें अगर 1888 के समय की, तो 2/3 2/3, तो जितना भी जो कॉटन था उसका 2/3 पार्ट क्या था इंडियन मार्केट में, वो ब्रिटेन में प्रोड्यूस क्लोथ होता था। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वीवर्स बट ऑल्सो स्पिनर्स। तो इससे क्या हुआ, देखिए जो हैंडमेड थे यहाँ के वीवर्स जो बनाते थे और जो स्पिनर्स थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। थाउजेंड ऑफ रूरल women who made a living by spinning cotton thread were rendered jobless। और जो यहाँ पर देखिए, जो अभी आपको बताया था कि जो वीविंग होती थी क्राफ्ट वर्क में, तो उसमें जो स्पिनिंग होती थी वो वुमेन क्या करती थी, तो अब स्पिनिंग वर्क भी क्या हुआ, मशीनों से होने लगा, तो वो भी क्या होगी, जॉबलेस, यानी उनका भी जॉब चला गया। हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि पूरी तरह से ही ये ख़त्म हो चुका था जो इंडियन हैंडलूम था। दिस वॉज बिकॉज ऑफ टाइप्स ऑफ क्लोथ कुड नॉट बी सप्लाइज बाई मशीन्स। हाउ कुड मशीन्स प्रोड्यूस साड़ीज विद इंट्रिकेट बॉर्डर्स और क्लोथ्स विद द ट्रेडिशनल वुमन पैटर्न। क्योंकि देखिए जो उसमें अगर बात करें साड़ी की जो जाती थी अदर कंट्रीज़ में, तो उसमें हैंडवर्क इतना अच्छा होता था कि मशीनों से वो चीज़ नहीं आ पाती थी। दीज हैड अ वाइड डिमांड्स नॉट ओनली अमंगस द रिच बट ऑल्सो अमंगस द मिडिल क्लासेस। और उनकी मांग हैंडमेड जो होते थे डिज़ाइंस, उनकी मांग न केवल रिच बल्कि जो मिडिल क्लास था उनमें भी बहुत ज़्यादा थी। नॉट डिड द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर इन ब्रिटेन प्रोड्यूस द वेरी कोरस क्लॉथ यूज्ड बाय द पुअर पीपल इन इंडिया।
और साथ ही जो मोटे कपड़े का जो क्लॉथ होता था जो इंडियन पुअर पीपल यूज़ किया करते थे वो भी ब्रिटेन में प्रोड्यूस नहीं किया जाता था। तो ये चीज़ें भी होती थी उस समय। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ सोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया, आपने ज़रूर सोलापुर का नाम सुना होगा वेस्टर्न इंडिया में। एंड मदुरा इन साउथ इंडिया, और मदुरा साउथ इंडिया में। दीज टाउन्स इमर्ज एज इम्पोर्टेंट न्यू सेंटर्स ऑफ वीविंग इन द लेट 19th सेंचुरी। तो ये जो थे दोनों सोलापुर और मदुरा, तो ये 19th सेंचुरी में नए सेंटर बनकर उभरे बुनाई के। लेटर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, और जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था आपका महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी अर्ज्ड पीपल टू बॉयकॉट इम्पोर्टेड टेक्सटाइल्स। तो उसमें जो महात्मा गांधी थे उन्होंने, आपको पता होगा, इंडियन पीपल से कहा कि वो जो ब्रिटेन से जो आ रहा है टेक्सटाइल, जो इम्पोर्टेड टेक्सटाइल है उसको क्या करें, बॉयकॉट करें, उसका बहिष्कार करें और हैंडमेड जो टेक्सटाइल है यहाँ का उसे यूज़ करें। एंड यूज़ हैंड स्पन एंड हैंड वूवन क्लोथ, और खादी ग्रेजुअली बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। और उस समय देखिए गांधी जी के इस जो मूवमेंट चला उसमें खादी ये एक सिंबल बन गया राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का। द चरखा केम टू बी रिप्रेजेंट इंडिया, और चरखा अब इंडिया को रिप्रेजेंट करने लगा। आपको पता होगा गांधी जी ने भी फिर खुद ही बुनाई शुरू की थी चरखे, और वो चरखा आपने देखा होगा उन्हें चलाते हुए। तो वो क्या था, एक प्रदर्शित किया कि हमें उस समय आत्मनिर्भर बनना है और हमें जो विदेशी सामान है उसका बहिष्कार करना है। तो उन्होंने तब ये शुरू किया था। एंड इट वॉज पुट एट द सेंटर ऑफ द ट्राई कलर फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड इन 1931। और उसी दौरान देखिए 1931 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिनके मीटिंग्स होती थी हर साल, तो उन्होंने जो ट्राई कलर फ्लैग था जो अभी भी है आपका, तो उस समय थोड़ा सा चेंज था, जैसा आज है वैसे उससे थोड़ा सा अलग था, तो उसे अपना लिया था, तो उसे अडॉप्ट कर लिया गया था। व्हाट हैपन टू द वीवर्स एंड स्पिनर्स हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। तो क्या हुआ उन वीवर्स और स्पिनर्स के साथ जिनकी ज़िंदगी ही इससे काम से चलती थी। मैनी वीवर्स बिकेम एग्रीकल्चर लेबरर्स। तो कई जो वीवर्स थे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद काम चला गया, उनकी काम की अब ज़्यादा मांग नहीं थी, तो उन्होंने वो क्या बन गए, एग्रीकल्चरल लेबर्स, यानी कि अब खेतीहारी मजदूर बन गए हो। सम माइग्रेटेड टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क, कई लोग पलायन कर गए सिटीज़ को काम ढूंढने के लिए। एंड येट अदर वेंट आउट द कंट्रीज टू वर्क इन दी प्लांटेशंस इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। और कई लोग अफ्रीका और साउथ अमेरिका चले गए और वहाँ पर प्लांटेशंस में काम करने लगे। जैसे आपका इंडिगो प्लांटेशन होता है, टी प्लांटेशंस होते हैं, जहाँ पर एक ही चीज़ की खेती की जाती है, तो वहाँ पर ये चले गए। सम ऑफ दीज हैंडलूम्स वीवर्स ऑल्सो फाउंड वर्क इन न्यू कॉटन मिल्स। और कई जो वीवर्स थे, हैंडलूम वीवर्स, उन्होंने इन्हीं कॉटन मिल्स में काम शुरू कर दिया। दैट वर इस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे, जो कहाँ पे हुए, बॉम्बे में आपके स्टार्ट हुए थे 1854 में। और साथ ही अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर एंड कानपुर, तो यहाँ पर वो काम करने लगे। कॉटन मिल्स केम अप। देखिए अभी तक तो आपका ब्रिटेन में चल रही थी कॉटन मिल्स, अब ये इंडिया में भी इस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेटअप एज अ स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे इन 1854। तो पहली यहाँ पर जो कॉटन मिल थी, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वो थी एक स्पिनिंग मिल। और कहाँ पर बनी है, बॉम्बे में 1854 में, 1854। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी से क्या हुआ, बॉम्बे हैड ग्रोन एज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फॉर इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना। और देखिए उसके बाद यहाँ से जो रॉ कॉटन होता था, यानी कि जो कपड़ा होता था, वो अब यहाँ से इंग्लैंड और चाइना के लिए भेजा जाने लगा। कहाँ से, बॉम्बे से। इट वॉज क्लोज टू द वास्ट ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया। आपको पता होगा जो आपका वेस्टर्न इंडिया है, वहाँ पर इस एरिया में आपका जो ब्लैक सॉइल है वो बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ प्लेटूज ऑफ द वेस्टर्न इंडिया वेयर कॉटन वॉज ग्रोन। वहाँ पर कॉटन के उगाने के लिए बहुत अच्छी वहाँ पर सिचुएशंस हैं, जैसा क्लाइमेट होता है, सनी डेज होता है, तो वो बहुत अच्छा है, ज़्यादा बारिश नहीं होती वहाँ पे, तो कॉटन उगाने के लिए वहाँ पर क्या है, जो है एक अच्छी कंडीशंस हैं। व्हेन द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स केम अप दे कुड गेट सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल्स विद ईज।
तो देखिए कॉटन मिल को जो कच्चा माल था, जो सप्लाईज थी, वो भी वहीं से मिलने लग गई, उन्हें ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता था। सो स्टूडेंट, हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी वर्कर्स इन अ कॉटन फैक्ट्री circa 1900, फोटोग्राफ बाय राजा दीनदयाल। देखिए राजा दीनदयाल ने फोटो ली है। मोस्ट वर्कर्स इन दी स्पिनिंग डिपार्टमेंट वर वुमेन। देखिए स्पिनिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादातर आप देख सकते हैं महिलाएं काम कर रही हैं यहाँ पर। वाइल वर्कर्स इन द वीविंग डिपार्टमेंट वर मोस्टली मैन। और जो वीविंग डिपार्टमेंट होता था उसमें कौन होते थे? पुरुष होते थे। तो स्पिनिंग महिलाएं क्या करती थी अधिकतर, और जो वुमन है वो क्या करते थे? मैन। बाई 1900, अब देखिए 1900 के बाद क्या हुआ? ओवर 84 मिल्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे। तो जो आपका बॉम्बे था उस समय, अब तो मुंबई हो चुका है, तो उसमें इसे बॉम्बे कहा जाता था। तो यहाँ पर 84 से ज़्यादा जो मिल्स थी, कॉटन मिल्स, वो चलने लगी थी। मैनी ऑफ दीज वर इस्टेब्लिश्ड बाई पारसी एंड गुजराती बिजनेसमैन्स हु हैड मेड देयर मनी थ्रू ट्रेड विद चाइना। तो यहाँ पर जो अधिकतर मिल्स थी वो किसकी थी? पारसी और गुजराती लोगों की थी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, और जिन्होंने जो मनी जो अर्न की थी वो की थी चाइना से ट्रेड करके। मिल्स केम अप इन अदर सिटीज़ टू। बाकी और नगरों में भी ये मिल्स बनने लगी। अब द फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद वाज स्टार्टेड इन 1861। बात करें अहमदाबाद की, गुजरात कैपिटल, तो वहाँ पर देखिए 1861 में फर्स्ट कॉटन मिल आपकी बनी। अ ईयर लेटर अ मिल वाज इस्टेब्लिश्ड इन कानपुर। और उसके एक साल बाद 1862 कानपुर में आपकी मिल बन गई। इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, तो उस समय उत्तर प्रदेश को क्या था एरिया? यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश था आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस उसमें। ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड अ डिमांड ऑफ लेबर। और देखिए जैसे जैसे मिल बनेंगी तो उसके लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए ऑपरेट करने के लिए। थाउजेंड्स ऑफ पुअर पेजेंट्स, आर्टिसंस एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स मूव टू द सिटीज़ टू वर्क इन द मिल्स। और जो बहुत ज़्यादा उस समय जो लोग जॉबलेस थे, पुअर पेजेंट्स, आर्टिसंस, एग्रीकल्चर लेबरर्स, तो वो भी अब इन मिल्स में काम करने के लिए आए और सिटीज़ को उन्होंने माइग्रेशन कर लिया। इन द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, जब इनका कुछ दशकों तक अस्तित्व रहा इन मिल्स का, द टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया फेस्ड मैनी प्रॉब्लम। तो इंडियन जो फैक्ट्रीज थी, टेक्सटाइल फैक्ट्री, तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इट फाउंड्स टू डिफ़िकल्ट टू कम्पीट विद द चीप टेक्सटाइल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। और सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन था वो था जो सस्ता टेक्सटाइल आता था ब्रिटेन से। इन मोस्ट countries, governments supported industrialization by imposing heavy duties on imports. These eliminated competition and protected infant industries. The colonial government in India usually refused such protection to local industries. तो आपको पता है उस समय यहाँ पर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी आपकी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो वो लोकल यहाँ की जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी उन्हें बहुत ज़्यादा उन पर ड्यूटीज़ लगाया करती, टैक्स लगाया करती थी। तो इससे क्या होता था? उन्हें बहुत नुकसान होता था। द फर्स्ट मेजर स्पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया देयरफॉर वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। टेक्सटाइल इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन डिक्लाइंड। अब देखिए क्या हुआ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ आपका, वहीं पे उसमें क्या हुआ, जो टेक्सटाइल इंपोर्ट था ब्रिटेन से अभी तक तो बहुत ज़्यादा था, तो इस कारण इंडियन टेक्सटाइल कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ, जो ब्रिटेन था वहाँ की ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ में वॉर इक्विपमेंट्स बनने लगे, और इससे क्या हुआ, वहाँ पर जो था कॉटन टेक्सटाइल, वो कॉटन इंडस्ट्री, वो उसका डिक्लाइन हो गया। और उससे क्या हुआ, इंडियन फैक्ट्रीज़ को अब ज़्यादा यहाँ पर काम मिलने लग गया। इंडियन फैक्ट्रीज़ वर कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस क्लोथ्स फॉर मिलिट्री सप्लाईज। और उसके बाद इंडियन फैक्ट्रीज़ को भी क्या कहा गया कि वो मिलिट्री सप्लाईज के लिए क्लोथ बनाए। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द इमरजेंस एंड डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल while the colonial government. So, second part of this chapter ends here. I hope you understood it well. So, in the next part of this video, we will continue this chapter with the topic iron industry. So, till then, bye.